नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए अस्थाना की नियुक्ति को लेकर मोदी शाह के खिलाफ अवमानना की याचिका, हेमंत के खिलाफ मिजोरम में एफआईआर से तनाव बढ़ा, केंद्र सरकार नाकाम, एनएसओ ने पेगासस का दुरुपयोग करने वाले देशों से समझौते रद्द किए, राजस्थान में गुस्साए किसानों ने बीजेपी नेता की कर दी पिटाई, कपड़े भी फाड़े, यूपी के शौचालय गंदे, महिला शिक्षकों ने 3 दिन की पीरियड लीव मांगी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाए जाने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका मोहन लाल शर्मा नाम के वकील ने डाली है। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। द टेलीग्राफ की खबर के अनुसार याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी अधिकारी को तभी डीजीपी बनाया जाना चाहिए जब उसकी नौकरी के कम से कम 6 महीने बाकी हों। लेकिन अस्थाना को रिटायरमेंट के सिर्फ 3 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस का मुख्य आयुक्त बना दिया गया। याचिका में इस मामले की जांच कम से कम 5 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है और लोगों का न्याय से भरोसा उठ सकता है। तो एक वाजिब न्याय पालिका में ये याचिका दायर की गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। आपको याद दिला दूं कि जब सीबीआई के प्रमुख की नियुक्ति होनी थी, चेयरमैन की नियुक्ति होनी थी, डायरेक्टर की नियुक्ति होनी थी, तब भी ये राकेश अस्थाना का मामला लेकर प्रधानमंत्री उस कमेटी में आए थे और वो चाह रहे थे कि राकेश अस्थाना को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि जो पहले आदेश आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक 6 महीने से कम अगर रिटायरमेंट को हैं तो आप ऐसे किसी पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो उस समय झटका लगा था मोदी सरकार को, लेकिन मोदी सरकार झटकों से को मानती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी नहीं मानती है। इसीलिए राकेश अस्थाना, जो कि मोदी साहब के खासम खास हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे काम उनके लिए करते रहे हैं, तो उन्होंने उनको दिल्ली पुलिस का चीफ कमिश्नर बना दिया। अब इसको चैलेंज किया गया है, जो कि बिल्कुल सही चैलेंज किया गया है। इसको चैलेंज किया ही जाना चाहिए, क्योंकि ये सरासर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उल्लंघना है। उनका मजाक उड़ाया है इस सरकार ने कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी निर्देश देता रहे, वो करेगा अपने मन की। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला केंद्र सरकार का है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह से हैंडल करता है। जाहिर है कि राकेश अस्थाना की इस नियुक्ति पर अब बड़े प्रश्न चिन्ह लग गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपने उस पुराने फैसले पर अडिग रहना मंजूर किया, और जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ऐसा जिस तरह से वो काम कर रहा है लगता है कि होगा, तो ये मोदी सरकार की एक और किरकिरी की वजह बन सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि वे किसी भी तरह की जांच में मिजोरम सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही पूरे असम मिजोरम विवाद और दोनों राज्यों के बीच हुई झड़पों की जांच किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एजेंसी से कराने की मांग भी की है। बता दें कि मिजोरम पुलिस ने बिश्व शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। असम मिजोरम विवाद के बीच मिजोरम की पुलिस ने शुक्रवार रात हेमंत बिश्व शर्मा और 6 शीर्ष पुलिस अफसरों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई, उसमें असम सरकार के 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों का भी जिक्र है। ये एफआईआर मिजोरम के कोलासिब जिले के वेरंगटे पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। मिजोरम का कोलासिब जिला असम के कछार जिले से लगता है। इससे पहले शुक्रवार को असम पुलिस ने मिजोरम के कई नामचीन लोगों को समन जारी किए थे। इसमें मिजोरम के सांसद के
सांसद के वन ललवेना का नाम भी शामिल है। असम पुलिस नोटिस देने के लिए सांसद के दिल्ली आवास पर भी पहुंच गई थी। के वन ललवेना के भड़काऊ बयान को लेकर विवाद हो गया था। इस बयान में उन्होंने कथित रूप से असम पुलिस के लोगों को मार डालने की बात कही थी। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्र देश में दो राज्य इस तरह से लड़ रहे हैं। दोनों राज्य एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की बात कर रही हैं। और अब तो असम सरकार ने यह भी कह दिया अपने नागरिकों को कि वो मिजोरम न जाएं, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा है। तो एक ही देश में एक ही राज्य की सरकार इस तरह के बयान दे रही है, इस तरह के निर्णय ले रही है और इस तरह की घोषणाएं कर रही है, और दूसरी सरकार की तरफ से भी टकराव की भाषा में बात हो रही है। दोनों के बीच इस तरह का टकराव है और ये टकराव कोई भी भयानक रूप ले सकता है। जिस तरह से खास तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा उकसाने वाली बातें कर रहे हैं, उकसाने वाली हरकतें कर रहे हैं और लगातार इस तरह की जहरीली बातें उगल रहे हैं, जिनसे दोनों राज्यों के बीच एक भावनात्मक स्तर पर टकराव की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि केंद्र सरकार भी ऐसा लगता है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दोनों राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, वो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री को चुप नहीं करा सकती है, उन्हें शांत रहने के लिए नहीं कह सकती है और खुद कोई ऐसा उपाय नहीं कर रही है जिससे और आगे किसी तरह का टकराव ना हो, हिंसा ना हो। लेकिन इस तरह के टकराव से हिंसा की आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और गृह मंत्रालय बिल्कुल कटघरे में है। अमित शाह कुछ भी करते नहीं दिख रहे हैं। कम से कम इस विवाद को 5-6 दिन होने जा रहे हैं, ये पूरा हफ्ता निकल गया है और अभी तक कोई ठोस कदम उठाने की घोषणा सरकार की तरफ से नहीं हुई है और दोनों राज्यों को कम से कम शांति बहाल रखने के लिए राजी भी केंद्र सरकार नहीं कर पाई है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है कि स्वतंत्र भारत में दो प्रदेश ऐसे आपस में लड़ रहे हैं जैसे वो दो एक दूसरे के दुश्मन देश हों, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान चीन हो, जो एक दूसरे से सीमा विवाद पर झगड़ रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। पेगासस जासूसी कांड में हंगामे के बाद एनएसओ ग्रुप ने दुनिया भर के कई सरकारी ग्राहकों को अपना स्पाईवेयर उपयोग करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। एनएसओ ने कुछ लोगों के टेलीफोन नंबरों की जांच की जिन्हें एनएसओ के ग्राहकों ने संभावित लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया था। इसके बाद इजराइल की इस साइबर सुरक्षा कंपनी ने यह फैसला लिया है। यूएस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पेगासस के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही है। बता दें कि भारत सहित कई देशों में पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों, राजनेताओं और अन्य लोगों की जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग ने गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं नेशनल पब्लिक रेडियो एनपीआर ने इजरायली कंपनी के एक सूत्र के हवाले से कहा है कि कुछ ग्राहकों की जांच की जा रही है, इसलिए उनमें से कुछ ग्राहकों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। हालांकि उन सरकारी एजेंसियों या उन देशों के नाम नहीं बताए गए हैं जिनको स्पाईवेयर का उपयोग करने से निलंबित कर दिया गया है। बता दें इजराइल ने भी इस जासूसी मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। हाल में एनएसओ के दफ्तरों पर अधिकारियों ने छापेमारी भी की है। दरअसल पूरे दुनिया भर में अब एनएसओ और इजराइल पर दबाव पड़ रहा है कि इस तरह के स्पाईवेयर का कारोबार बंद करे। उसने जिस तरह से पेगासस को बेचा है कई ऐसे देशों को जिनका मानवाधिकार का रिकॉर्ड बहुत खराब है, सऊदी अरब, मोरक्को, संयुक्त अरब इमारात, इस तरह के देशों को ये पेगासस स्पाईवेयर बेचा गया और उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। बल्कि भारत जो कि इस कैटेगरी में पहले नहीं आता था, उसको भी इस कैटेगरी में रख दिया गया है क्योंकि उसने भी पेगासस खरीदा और उसका दुरुपयोग किया अपने नागरिकों के खिलाफ। तो पूरे दुनिया भर में ये राय बन रही है कि एनएसओ को इस पेगासस को बंद करने पर दबाव डाला जाए और ये दबाव से बचने के लिए अब पेगासस नए नए काम कर रही है। ये घोषणा कर रही है कि उसने निलंबित कर दिया है कई देशों के साथ अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन ध्यान रहे देशों के नाम नहीं लिए हैं, इसलिए ये मानना कि सचमुच में ऐसा हुआ है बहुत मुश्किल है। क्या पेगासस बनाने वाली कंपनी उन देशों के नाम घोषित करेगी जिसको उसने बेचे हैं ये स्पाईवेयर और जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया? जब तक ये नहीं होता है तब तक ये मानना चाहिए कि पेगासस
अपने को बचाने के लिए सब कर रही है। इजराइल भी एनएसओ पर छापे अगर मार रही है तो अपनी कंपनी को बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो इस तरह की गतिविधियों को नहीं होने देगी। लेकिन जब तक ये पेगासस स्पाईवेयर बंद नहीं होता है और इसका दुरुपयोग करने वालों के नाम उजागर नहीं होते हैं, तब तक ये मानना बहुत मुश्किल है कि सचमुच में एनएसओ कुछ कार्रवाई कर रही है या इजराइल कुछ कार्रवाई कर रहा है और वो उन देशों को दंडित करना चाहता है जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया। हालांकि पेगासस जानबूझकर जब यह ऐसे देशों को दे रहा है जिसके उल्लंघन की पूरी संभावना और आशंका हो, तो ये मान के चलना चाहिए कि उसने ये जानते बूझते किया है और इसके लिए इस कंपनी को और इजराइल को दंडित किया जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आरोप है कि उन्होंने राजस्थान बीजेपी के नेता कैलाश मेघवाल के साथ बदसलूकी की है और इसमें मेघवाल के कपड़े तक फट गए हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये घटना शुक्रवार की है। बीजेपी ने घटना की कड़ी निंदा की है। किसान कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का पुरजोर विरोध कर चुके हैं। घटना उस वक्त हुई जब बीजेपी के कुछ नेता श्रीगंगानगर में गंगा सिंह चौक पर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी के इस प्रदर्शन का विरोध करने का ऐलान किया था। बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन के दौरान किसान भी वहां पहुंच गए। इसी दौरान किसानों की बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के साथ धक्का मुक्की हुई और इसमें मेघवाल का कुर्ता फट गया। पुलिस और कुछ किसान नेताओं ने काफ़ी कोशिश के बाद उन्हें छुड़ाया। बता दें, इससे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं का पुरजोर विरोध हो चुका है। तो किसान एक तरह का डेस्परेशन भी है, उनमें निराशा भी है, हताशा भी है और अपने आंदोलन को जोश से भरने की कोशिश भी है। तो वो जगह जगह बीजेपी नेताओं को घेर रहे हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उनकी गतिविधियों को बंद कर रहे हैं। तो ये हमने हरियाणा में देखा है, हमने पंजाब में देखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखा है और अब ये राजस्थान में भी हम देख रहे हैं कि किसान बीजेपी के खिलाफ मोर्चे को एग्रेसिव लेवल पर ले जा रहे हैं, आक्रामकता की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन हिंसा से बचना चाहिए। हिंसा को कोई सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को अपने किसान आंदोलनकारियों से ये कहना चाहिए कि वो बेशक बीजेपी नेताओं का घेराव करें और तमाम तरह से उन पर पाबंदियां भी लगाएं, लेकिन हिंसा के स्तर पर ना उतरें। कुर्ते फाड़ना या मारपीट करना ये कतई स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अपने आंदोलन को धार देने के लिए वो दूसरे तमाम उपाय जो अहिंसक हैं वो आजमा सकते हैं और उनको आजमाने का पूरा हक है, लेकिन इस तरह से नहीं। फिर भी ये एक तरह से ये भी जाहिर करता है कि केंद्र सरकार का जो रुख है, बीजेपी का जो रुख है इन कृषि कानूनों को लेकर, एमएसपी को लेकर, उसकी वजह से भी ये निराशा और हताशा फैल रही है और सरकार बातचीत नहीं कर रही है। उसने भी इस निराशा को बढ़ाने में योगदान दिया है और इस वजह से ये नौबत आ रही है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की बेहद खराब हालत को लेकर महिला शिक्षकों के एसोसिएशन ने हर महीने माहवारी के समय 3 दिन पीरियड लीव की मांग की है। संगठन का कहना है कि राज्य में सरकारी स्कूलों में शौचालयों की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए उनको माहवारी के वक्त छुट्टी दी जाए। एसोसिएशन की अध्यक्ष सुलोचना मौर्य का कहना है कि अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों को 200 से 400 बच्चों के साथ शौचालय साझा करना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में सफाई भी नहीं होती है, जिसके कारण महिला शिक्षकों को संक्रमण से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार महिला शिक्षकों के पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वे गंदे वॉशरूम का इस्तेमाल करें या फिर खेतों में जाएं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में यह भी बताया गया है कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो तस्वीर अलग दिखती है। 2017-18 के DISE के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 95.5% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से चलता हुआ
टॉयलेट है। ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 93.6% से भी ज़्यादा है। तो जाहिर है कि ये आंकड़े फर्जी हैं। ये शौचालयों के निर्माण के आंकड़े फर्जी हैं। या तो शौचालय बने हैं तो घटिया बने हैं, घटिया नहीं बने हैं तो उनका रखरखाव नहीं हो रहा है, उनकी सफाई नहीं हो रही है। तो महिलाओं के इस दर्द को केवल महिलाएं समझ सकती हैं कि महामारी के समय उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से संक्रमण से वो खतरे से जूझती हैं। अगर टॉयलेट साफ सुथरे नहीं होंगे तो उनकी स्थिति और बिगड़ेगी। तो सरकार को या तो शौचालयों को बेहतर बनाना चाहिए, उनकी रखरखाव की व्यवस्था करना चाहिए, वो नियमित रूप से दिन में कई बार साफ हों, इसके लिए वहाँ लोग तैनात करने चाहिए, नौकरी पे रखे जाने चाहिए। या फिर ये दूसरा विकल्प है, हालांकि ये कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि उन स्कूलों में बच्चियां भी पढ़ती हैं और बच्चियों को भी इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता होगा। तो मामला केवल शिक्षकों का नहीं है, शिक्षिकाओं का नहीं है, बल्कि बच्चियों का भी है। इसलिए शौचालयों को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए, उनकी सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। और नहीं तो ये दूसरा विकल्प फिर अंतिम विकल्प है कि उन्हें महीने में 3 दिन की छुट्टी दी जाए ताकि उन दिनों में वो घर में रहें और अपनी साफ सफाई के साथ उस पीरियड को निकाल दें और उसके बाद फिर अपना काम शुरू करें। हालांकि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन शिक्षकों की स्वास्थ्य भी प्रायोरिटी सरकार की, देश की, समाज की होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को न केवल लाइक करेंगे बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।